Dear students, welcome to CBSE Zone 99। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का मैडम क्लास लेने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है ज्योग्राफी का वो है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट ये ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, यही आज हम आप लोगों को करवाएंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिसोर्सेस कहते किसको है, रिसोर्स है क्या, इसके बारे में थोड़ा हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। तो कोई भी चीज जो हमारी जरूरत को पूरा करता है हम उसे रिसोर्सेस कहते हैं, संसाधन कहते हैं। All those things which fulfill our requirement that is called resource, है ना। अब देखिए ये तो हम लोग समझ गए कि जो भी चीज हमारी जरूरत को पूरा करता है हम उसे संसाधन कहते हैं। अब इसको हम लोग कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे विभाजित करेंगे? तो रिसोर्स को जनरली 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक, ओरिजिन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर। ओरिजिन के आधार पर रिसोर्स को 2 भाग में बांटा गया है, 2 कैटेगरी में। कौन कौन सा? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्स को 2 भाग में बांटा गया है, 2 कैटेगरी में। कौन कौन सा? एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक। पहला है बायोटिक, पहला क्या है? बायोटिक, बायोटिक, और दूसरा है अबायोटिक, अबायोटिक। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। कितने कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में। उत्पत्ति मतलब जिसकी उत्पत्ति हुई है, मतलब जो प्रकृति का दिया हुआ है। तो प्रकृति ने 2 ही प्रकार के चीजों की उत्पत्ति किया है, एक सजीव का और दूसरा निर्जीव का। एक सजीव का और दूसरा निर्जीव का। तो वही यहां पे है बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है सजीव वस्तुएं, लिविंग थिंग्स, और अबायोटिक का मतलब होता है निर्जीव वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। तो नॉन लिविंग थिंग्स भी कौन सा? जिसको प्रकृति ने उत्पन्न किया है, जो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है। नॉन लिविंग में वो नहीं जो इसको मानव ने बनाया है ना। देखिए तो ये आपका बायोटिक और अबायोटिक उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेस को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, बायोटिक और अबायोटिक। अब वो सारे रिसोर्सेस जो प्रकृति द्वारा दिया गया है और जिसमें जान है उसको हम लोग कहते हैं बायोटिक रिसोर्स। जैसे जानवर हो गया, हम लोग हो गए, इंसान हो गया, ये सब बायोटिक रिसोर्स है। और अबायोटिक रिसोर्स जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है लेकिन उसमें जान नहीं है, जैसे पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, ये सब अबायोटिक रिसोर्स है। तो चलिए समझ गए होंगे आप, इसको एक बार हम डिफाइन कर देते हैं। all those natural resources which have life in them, they are called biotic resources। समझ रहे हैं? Are you getting my students? All those natural resources which have life in them, they are called biotic resources। समझ गए? दूसरा है abiotic resources। All those natural resources which do not have life in them, they are called abiotic resources। चलिए तो ये आप समझ गए बायोटिक और अबायोटिक। अब अगला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी। एक्सहॉस्टिबिलिटी के आधार पर, एक्सहॉस्टिबिलिटी के आधार पर भी 2 प्रकार के रिसोर्सेज हैं, एक आपका रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल, है ना। एक्सहॉस्टिबिलिटी के आधार पर 2 प्रकार के रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स उसको कहते हैं जिसको एक बार यूज करने के बाद वो पुनः रीजनरेट होता है, रिन्यू होता है। जैसे पानी को आप एक बार कुआं से निकालते हैं तो वहां फिर से पानी भर जाता है, रीजनरेट होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। समझ रहे हैं? जैसे आप सूर्य की रोशनी आज ले रहे हैं तो कल फिर से सूर्य की रोशनी आएगा और अब फिर से
करते हैं तो इसको कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको एक बार यूज करने के बाद वो पुनः प्राप्त नहीं होता, या होता भी है तो बहुत लाखों साल बाद, हजारों हजार साल बाद। जैसे कोयला, कोयला जिस जगह से आप एक बार पूरा खत्म कर दीजिएगा वहां फिर आपको कोयला नहीं मिलेगा, वहां फिर आपको मिलेगा भी तो बहुत साल, हजारों हजार साल लग जाएगा फिर कोयला वहां पे उत्पन्न होने में। कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा प्राप्त आप नहीं कर सकते हैं, या अगर दोबारा वहां से प्राप्त करिएगा भी तो आपको हजारों हजार साल लग जाएगा। समझ गए? तो चलिए हम डिफाइन कर देते हैं। All those resources which renewed after used, those resources are known as renewable resources, and all those resources which cannot be renewed after once used, those resources are known as non-renewable resources. समझ गए स्टूडेंट्स? है ना? चलिए अब हम अगला जो रिसोर्सेस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर 4 प्रकार का रिसोर्सेस है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का रिसोर्सेस है ओनरशिप के आधार पर। कौन कौन सा? एक है इंडिविजुअल रिसोर्सेस, इंडिविजुअल। दूसरा है कम्युनिटी रिसोर्सेस। तीसरा है नेशनल रिसोर्सेस। और चौथा है इंटरनेशनल रिसोर्सेस। इंडिविजुअल रिसोर्सेस, कम्युनिटी रिसोर्सेस, नेशनल रिसोर्सेस और इंटरनेशनल रिसोर्सेस, ये ओनरशिप के आधार पर है। अगर याद रखिएगा, ओनरशिप के आधार पर पूछेगा तो 4 प्रकार के रिसोर्स है। उत्पत्ति ओरिजिन के आधार पर ओरिजिन के आधार पर पूछेगा तो 2 प्रकार के रिसोर्सेस है। और अगर एक्सहॉस्टिबिलिटी के आधार पर पूछेगा तो 2 ही प्रकार के रिसोर्सेस हैं। और एक आपका तीसरा चौथा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के आधार पर, है ना? तो चलिए ये 4 प्रकार से रिसोर्स को डिवाइड किया गया और चारों के भी अनेक चारों के कुछ प्रकार हैं। जैसे ओनरशिप के आधार पर बताएं 4 प्रकार के हैं। उसके बाद आपका एक्सहॉस्टिबिलिटी के आधार पर 2 प्रकार के हैं। और आपका पता है ओरिजिन के आधार पर 2 प्रकार के हैं। तो अब हम अभी तीसरा वाला चर्चा कर रहे थे ओनरशिप के आधार पर। ओनरशिप के आधार पर कितने प्रकार के रिसोर्स हैं? ओनरशिप के आधार पर 4 प्रकार के रिसोर्स हैं। याद रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा, है ना? अभी समय बहुत कम है इसीलिए हम आप लोग को जो है सो शॉर्ट में बता रहे हैं, है ना? अगले सेशन में जब हम क्लास लेंगे ना तो पूरा चैप्टर को एकदम पूरा डीप में आप लोग को पढ़ाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अगर आप हमारा वीडियो को कंटिन्यू देख लेंगे तो कोई चैप्टर आपका नहीं छूटेगा, है ना? और आप अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम में। चलिए, तो ओनरशिप के आधार पर हम बता रहे थे 4 प्रकार के रिसोर्स हैं। कौन कौन सा है? देखिए, एक आपका हो गया इंडिविजुअल रिसोर्स, दूसरा हो गया कम्युनिटी रिसोर्स, तीसरा हो गया नेशनल रिसोर्स और चौथा हो गया इंटरनेशनल रिसोर्स। अब इंडिविजुअल किसको कहते हैं? तो जो किसी एक व्यक्ति का हो, जो किसी खास व्यक्ति का उसका पर्सनल हो। जैसे मान के चलिए एक कोई स्कूल है जिसको किसी एक व्यक्ति ने खोला है, तो उस व्यक्ति का उस स्कूल पे अधिकार है, उसकी मर्जी कैसे चलाए, क्या करे। हमारा घर है, वो मेरा इंडिविजुअल है। किसी एक व्यक्ति का जिस चीज पे हक होता है, all those resources which is of a single person, that is called individual resource. Community resource, जिस पर पूरा कम्युनिटी का अधिकार हो। जैसे कोई खेल का मैदान है तो वहां किसी एक घर का आदमी नहीं खेलता है, पूरा उस समुदाय के लोग खेलते हैं, तो वो हो गया आपका कम्युनिटी रिसोर्स। और नेशनल रिसोर्स, जिसमें पूरा राष्ट्र के लोगों का अधिकार है, जैसे नेशनल हाईवे हो गया, रोड हो गया, उसमें कोई एक समुदाय के व्यक्ति नहीं चलेगा, कोई एक परिवार का व्यक्ति नहीं चलेगा, उसमें पूरा देश के लोग चल सकते हैं। हर लोग को उस रोड से आने जाने का अधिकार है। और चौथा होता है इंटरनेशनल रिसोर्सेस, जिसमें पूरा विश्व का अधिकार है, जैसे समुद्र वगैरह है,
वो सब किसी एक देश का नहीं है, वो पूरा विश्व का उसमें अधिकार है। तो ये 4 प्रकार के रिसोर्सेस हैं, किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब चौथा है डेवलपमेंट के आधार पर। डेवलपमेंट के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है पोटेंशियल, दूसरा है डेवलप और तीसरा है स्टॉक। पोटेंशियल का मतलब होता है संभाव्य संसाधन, पोटेंशियल रिसोर्सेस, है ना, जो रिसोर्सेस उपलब्ध हैं लेकिन उसका यूज नहीं किया जा रहा है। ऑल दोज रिसोर्सेस व्हिच आर अवेलेबल बट आर नॉट बीइंग यूज्ड, दोज रिसोर्सेस आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेस। फॉर एग्जांपल, in Rajasthan and in Gujarat, wind energy and solar energy are available in abundant, but that are not being used. That will be called potential resource. राजस्थान और गुजरात में आपका विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। जो रिसोर्सेज उपलब्ध है लेकिन उसका प्रयोग नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स। और दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज मतलब जिसका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों, क्वालिटी क्वांटिटी पता है, जिसका क्वांटिटी पता है तो यूज भी हो रहा है। जैसे मान के चलिए टंडवा का अगर हम एग्जांपल ले लें तो वहां कोयला उपलब्ध है, ये पता है, और उसको यूज भी किया जा रहा है, कोयला को वहां से निकाला भी जा रहा है, तो वो हो गया डेवलप्ड रिसोर्सेज, है ना, समझ गए। और तीसरा है स्टॉक रिसोर्सेज, जिसका संभावना है, जो रिसोर्स होने की संभावना है ना। ऑल दोज रिसोर्सेज, all those potential resources which are available but are not being used due to scarcity of technology। मतलब संभावना है कि यहाँ पे कोयला होगा लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसका, जिसके वजह से हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कहते हैं स्टॉक रिसोर्स। समझ गए? जो रिसोर्सेस उपलब्ध है लेकिन उसका यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं तो उसको कहेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेस। और जो रिसोर्सेस उपलब्ध है और उसको हम लोग यूज भी कर रहे हैं उसको कहेंगे डेवलप्ड रिसोर्सेस। और जो रिसोर्सेस उपलब्ध है लेकिन उस तक हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं है उस प्रकार का, तो उसको कहेंगे स्टॉक रिसोर्सेस। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे चैप्टर में। देखिए यहाँ से रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट में क्या क्या दिया हुआ है ये आप लोग ध्यान से देखिए। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले यहाँ पे दिया है लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड का यूटिलाइजेशन दिया हुआ है। क्या पढ़ना है सबसे पहले? लैंड, वो आपको हम बता दिए, वो यहाँ नहीं दिया था इसलिए हम अपने से थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए, चूंकि ये तो एकदम शॉर्ट में दिया हुआ है। यहाँ आपका समय का बहुत अभी कम समय बच गया इसलिए शॉर्ट में आपको दिया हुआ है। तो लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में अब हम आपको बताएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस सेशन में तो आप लोग को हम पूरा चैप्टर्स नहीं डिटेल में बता पाएंगे, लेकिन अगले सेशन में पूरा हम डिटेल में बताएंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं लाइव क्लास में तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और ज्यादा से ज्यादा एकदम जितना ज्यादा हो सके दबा के लाइक कर दीजिए, तभी ना चैनल मोनेटाइज होगा। और अभी हमारा उतना ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है जितना हम उम्मीद किए हुए हैं, है ना। तो देखिए जल्दी जल्दी इसको काटिएगा आप लोग, ठीक है। और हम ही नहीं, हमारा पूरा टीम आपको पढ़ाएगा एकदम लाइव क्लास बिल्कुल फ्री। चलिए देखिए लैंड यूटिलाइजेशन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहला है ना, लैंड यूटिलाइजेशन में है फॉरेस्ट के बारे में पहले दिया हुआ है। तो क्या कहता है? लैंड अंडर फॉरेस्ट दैट इज 22.78%, 22.78% जमीन जो है वो जंगल में है। टोटल जमीन जो हमारा है लैंड, उसका 22.78% जमीन जो है उसमें वो जंगल से घिरा हुआ है, यही कह रहा है। दूसरा कहता है यहाँ लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वो भूमि जो कल्टीवेशन के लिए उपलब्ध नहीं है।
तो कौन सा भूमि नहीं होगा? या तो वो बंजर होगा, है ना, बंजर भूमि होगा, मतलब या तो फिर पड़ती भूमि हो, बंजर भूमि होगा, या फिर उसमें कुछ काम वगैरह कर दिया होगा, ऐसे अदर पर्पज से उसको यूज किया जाता होगा, उसमें घर बनाने के लिए यूज किया गया होगा, बिल्डिंग बनाने के लिए, चाहे फैक्ट्री वगैरह लग गया तो उसको भी हम लोग कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो वही कह रहा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए जो लैंड अवेलेबल नहीं है, तो कौन कौन सा लैंड नहीं है? बैरन, बैरन मतलब बंजर भूमि, वेस्टलैंड बेकार भूमि, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, एग्जांपल के लिए बिल्डिंग्स, रोड्स एंड फैक्ट्रीज। वो भूमि जो बंजर है उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं आपका कृषि के लिए, या वो भूमि जिसको नॉन एग्रीकल्चरल वर्क के लिए रखा गया है, नॉन एग्रीकल्चरल वर्क में रखा गया है, या नॉन एग्रीकल्चरल वर्क उसमें किया जा रहा है, जैसे कहीं बिल्डिंग बना दिया गया, कहीं रोड बना दिया गया, कहीं पे फैक्ट्री खुल गया, तो वहां तो खेती नहीं होगी, है ना। तो देखिए ये हो गया दूसरा पॉइंट। पहला हो गया फॉरेस्ट के अंदर में 22.78% जमीन है। दूसरा जो जमीन कल्टीवेशन के लिए उपलब्ध नहीं है। अब तीसरा कहता है अदर अनकल्टीवेटेड लैंड, और भी अनकल्टीवेटेड लैंड है जैसे परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। जो परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड है मतलब चारा वाला जमीन है, जहां पे जानवर चरते हैं, जहां पे जो जमीन को जानवर को चराने के लिए रखा गया है, वहां भी खेती नहीं कर सकते हैं। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री, मिसलेनियस मतलब होता है विविध प्रकार के, डिफरेंट, है ना, डाइवर्स ट्री क्रॉप्स, जहां पे विविध प्रकार के पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, वहां भी हम लोग जो है सो वहां भी हम लोग जो है सो कृषि का कार्य नहीं कर सकते हैं, जहां पे पूरा पेड़ पौधा लगा हुआ है ना। या तो फिर ग्रोव्स का मतलब होता है झाड़ी वगैरह वाला एरिया, जहां झाड़ी वगैरह लगा हुआ है, वहां भी नहीं कर सकते हैं। या कल्चरेबल वेस्टलैंड, जो लैंड कृषि योग्य है लेकिन वेस्ट है, तो वहां भी कृषि नहीं होता है। तो ये सब कह रहा है अदर अनकल्टीवेटेड लैंड, अदर दूसरा जो अनकल्टीवेटेड लैंड में ये सब लैंड आते हैं, है ना। दूसरे अनकल्टीवेटेड लैंड में आपका आ गया परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स कल्चरेबल वेस्टलैंड। अभी आप यहां देखे थे 22.78% लैंड फॉरेस्ट में है, और जो लैंड बंजर है या तो फिर नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए है, जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज वगैरह वाला रोड, वहां कृषि कार्य हम लोग नहीं कर सकते हैं, है ना। और आगे हम लोग देखते हैं, अगला है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स होना, देखिए देयर इज अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। लगभग 130 मिलियन हेक्टेयर्स जमीन जो है वो डिग्रेडेड लैंड है ना। डिग्रेडेड लैंड है कहां पे? इंडिया में। मतलब डिग्रेडेड लैंड है मतलब कम वाला एरिया है ना, काटा हुआ एरिया है। 130 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो है वो कटा हुआ एरिया है। लगभग अप्रोक्सीमेटली 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, इसमें से 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है, फॉरेस्ट से कटा हुआ एरिया है, फॉरेस्ट से कम किया हुआ एरिया है, और 56% इज वाटर इरोडेड एरिया, पानी से घिरा हुआ एरिया है। द रेस्ट इज अफेक्टेड बाय द साइलिन एंड अल्कलाइन डिपॉजिट्स। और बाकी जो एरिया बच जाता है 130 मिलियन में 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है, 56% वाटर इरोडेड एरिया है, और जो बच जाता है बाकी एरिया जो बच जाता है वो सैलिन और अल्काइन डिपॉजिट से अफेक्टेड है। मतलब खारा वाला, नमकीन वाला क्षेत्र है, नमकीन वाला, है ना, नमकीन क्षेत्र है, खारा पानी वाला क्षेत्र है, तो वहां भी खेती नहीं होगा। तो यही कह रहा है कि लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। समझ गए स्टूडेंट्स? यू अंडरस्टैंड? लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स में समझ गए। 130 मिलियन हेक्टेयर्स डिग्रेडेड लैंड है इंडिया में, जिसमें से आपका 28% आपका एरिया है ना, अप्रोक्सीमेटली 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है, 56% आपका वाटर इरोडेड एरिया है, और बाकी जो बच जाता है वो सैलिन या अल्काइन डिपॉजिट्स एरिया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है? अगला पॉइंट है लैंड यूज एंड पैटर्न। लैंड यूज एंड पैटर्न।
अब लैंड का यूज और पैटर्न यहाँ पे बता रहा है कि लैंड को किस पैटर्न में यूज किया जाता है। तो पैटर्न ऑफ यूज ऑफ लैंड डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट। अब कोई भी भूमि का प्रयोग वहां की जलवायु पे भी डिपेंड करता है। अब जहां पे जलवायु ठंडा रहेगा वहां सेव का उत्पादन होगा, जहां गर्मी रहेगा वहां सेव नहीं लगेगा। उसी प्रकार से जो जिस फसल को गर्मी चाहिए, जो जैसे चावल के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, तो जहां पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहेगा वहां चावल का उत्पादन होगा, जहां नहीं रहेगा वहां नहीं होगा। टोपोग्राफी, क्लाइमेट की जरूरत पड़ता है, जलवायु का टोपोग्राफी, वहां का जो है सो भौगोलिक स्थिति भी देखा जाता है। जिस प्रकार का भौगोलिक स्थिति जिस जगह पे होगा उसी प्रकार का फसल उगेगा, है ना। और टाइप ऑफ सॉइल, मिट्टी के प्रकार, इस पर भी डिपेंड करता है फसल का उत्पादन। जहां काली मिट्टी पाया जाएगा तो वहां कॉटन का उत्पादन ज्यादा होगा, जहां एलुवियल सॉइल पाया जाएगा वहां पे मोटे अनाज का उत्पादन ज्यादा होगा, है ना। तो मिट्टी के प्रकार पे भी डिपेंड करता है। लैंड यूज पैटर्न देखिए क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे, टोपोग्राफी पे, टाइप ऑफ सॉइल, उसके बाद पॉपुलेशन, जनसंख्या पे भी। जहां जनसंख्या ज्यादा रहेगा वहां कृषि ज्यादा होगी, जनसंख्या रहेगा ही नहीं तो कृषि कम होगी। उसके बाद टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करता है कि उसके पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है कि नहीं है। जितना अच्छा टेक्नोलॉजी होगा उतना ज्यादा उत्पादन होगा। उसके बाद स्किल, आपके पास स्किल है कि नहीं है। स्किल जिसके पास होगा, जो स्किलफुल व्यक्ति होगा कृषि का, नॉलेज जिसके पास अच्छा होगा वो ज्यादा उत्पादन करेगा, नॉलेज कम रहेगा तो उसका उत्पादन ज्यादा नहीं होगा। फिर है पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व पे भी डिपेंड करता है। और ट्रेडिशंस, वहां का ट्रेडिशंस पे भी डिपेंड करता है और कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर व्यक्ति कैपेबल होगा फसल लगाने में तो लगाएगा, नहीं होगा तो नहीं लगा पाएगा, कम ही लगाएगा। तो देख लीजिए लैंड यूज पैटर्न में क्या क्या है। पैटर्न ऑफ यूज ऑफ लैंड डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट। अब पूछ देगा पैटर्न ऑफ लैंड यूज डिपेंड्स ऑन व्हाट आर द थिंग्स, क्या क्या चीज पर आपका डिपेंड करता है। तो आपको बताना है कि पैटर्न ऑफ यूज ऑफ लैंड डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, टोपोग्राफी, टाइप ऑफ सॉइल, पॉपुलेशन, क्या क्या चीज पर। पैटर्न ऑफ यूज ऑफ लैंड डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, टोपोग्राफी, टाइप ऑफ सॉइल, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, स्केल, पॉपुलेशन डेंसिटी, ट्रेडिशन एंड कैपेबिलिटी। ये सब चीज पर जो है सो लैंड यूज पैटर्न डिपेंड करता है। अगला पॉइंट है, अब अगला पॉइंट एक और बच जा रहा है इसमें। देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है स्टूडेंट्स। अगला है नेट सोन एरिया। अब नेट सोन एरिया क्या है। नेट सोन एरिया में देखिए क्या कहता है। नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया में देखिए, नेट सोन एरिया में देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है, बता रहे हैं आपको। नेट सोन एरिया में कहता है एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप एरिया। जो एरिया, वैसा क्षेत्र जहां पे एक साल में एक से अधिक बार फसल उगाया जाता हो, है ना। एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चरल ईयर। एग्रीकल्चरल ईयर में एक से अधिक बार जिसमें फसल उगाया गया हो, बोया गया हो, सो किया गया हो, प्लस नेट सोन एरिया, वो एरिया प्लस नेट सोन एरिया को ग्रॉस क्रॉप एरिया कहते हैं। अब ग्रॉस क्रॉप पूछ देगा व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस क्रॉप एरिया। ग्रॉस क्रॉप एरिया किसको कहते हैं, तो आपको बताना है एरिया सोन मोर देन इन एन एग्रीकल्चरल प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप एरिया। ग्रॉस क्रॉप एरिया, समझ गए स्टूडेंट्स। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप एरिया। डिड यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले चैप्टर्स की ओर। ये हो गया हमारा दूसरा चैप्टर। अब सोइल के बारे में भी हम आपको थोड़ा बता देते हैं। सोइल भी कई प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे आपका लेटेराइट सोइल हो गया, एलुवियल सोइल हो गया, ब्लैक सोइल हो गया, है ना। तो भारत में जनरली कितने प्रकार के सोइल पाए जाते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, भारत में जनरली 7 प्रकार के सोइल पाया जाता है। एक हो गया आपका एलुवियल सोइल, ब्लैक सोइल, रेड एंड येलो सोइल, माउंटेन सोइल, लेटेराइट सोइल, एरिड सोइल एंड फॉरेस्ट सोइल। ये 7 प्रकार का
का सॉइल जो है सो हमारे देश में जनरली पाया जाता है। अब हम इस पे चर्चा करेंगे एक एक करके, शॉर्ट में चर्चा कर दे रहे हैं, है ना, क्योंकि सारे चैप्टर्स को हमको कंप्लीट भी करना है। एलुवियल सॉइल का मतलब होता है जलोढ़ मिट्टी। ये वाला जो है सो आपका नॉर्दर्न प्लेस में ज्यादा पाया जाता है, और ये एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी होता है ग्रेन्स का उत्पादन के लिए, अनाज का। ब्लैक सॉइल जिसको हम लोग कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ये कॉटन का उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होता है ना। उसी प्रकार से रेड सॉइल है, माउंटेन सॉइल है, माउंटेन वाला एरिया में पाया जाता है। लेटेराइट सॉइल है, एरिड सॉइल है, बंजर भूमि जिसमें उत्पादन नहीं होता है, हरियाणा का क्षेत्र में पाया जाता है। फॉरेस्ट सॉइल है। तो ये 7 प्रकार के सॉइल्स आपका जो है सो हमारे देश में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले चैप्टर्स की ओर, चूंकि अभी हम लोग के पास टाइम कम है ना। अगला चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जंगल और वन्य जीव। अगला चैप्टर क्या है स्टूडेंट्स? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जंगल और जंगली जीव, वन्य जीव। देखिए ये चैप्टर्स है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए पहला हम लोग पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासेस। नहीं, यहां से देखिए फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फिर पढ़ेंगे नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। कम्युनिटी मतलब समुदाय, और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट समुदाय। कुछ समुदाय के लोग जो है सो जंगल को बचाने का काम किया था, उसके बारे में यहाँ चार्ट हो दिया हुआ है, देख रहे हैं। फिर है कंजर्वेशन, नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्या जरूरत है वाइल्ड लाइफ को बचाने की। फिर देखेंगे कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स टेकन, क्या क्या पहल किया गया गवर्नमेंट के द्वारा वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, है ना। फिर देखेंगे IUCN क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज, उसके बाद देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट लाइफ में देखिए यहाँ पे चार्ट हो मूवमेंट, चार्ट हो चीज दिया हुआ है। एक है चिपको मूवमेंट, दूसरा है सारिका टाइगर रिजर्व, तीसरा है बीज बचाओ आंदोलन, और चौथा है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो चिपको मूवमेंट स्टूडेंट्स डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ में चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको मूवमेंट लॉन्च किया गया था जंगल को बचाने के लिए। जब अंग्रेज लोग जंगल को अंधाधुंध कटाई कर रहे थे, तो ये लोग क्या कर रहे थे, पेड़ से चिपक जाते थे और चिपक करके कहते थे कि नहीं, अगर आपको जंगल को काटना है तो पहले हमको काटिए, तब आप काट सकते हैं जंगल को, पेड़ को। तो यह चिपको मूवमेंट था। चिपको मूवमेंट में लोग पेड़ से जो है सो चिपक जाते थे, हक करते थे, है ना, हक कर जाते थे, चिपक जाते थे, ताकि उसको पेड़ को कोई काट नहीं सके, है ना। तो ये चिपको मूवमेंट चलाया गया था किसके खिलाफ? डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ। फिर सारिका टाइगर रिजर्व, ये माइनिंग के खिलाफ था। जो माइनिंग जो है सो किया जा रहा था अंधाधुंध, है ना, उसके खिलाफ, माइनिंग के खिलाफ जो है सो चलाया गया था सारिका टाइगर रिजर्व। उसके बाद है बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, विभिन्न प्रकार के फसल के प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए, विविध प्रकार के फसल के उत्पादन के लिए बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद देखिए चौथा है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्यों चलाया गया था? तो जो जंगल डिग्रेडेड था, मतलब कम हो गया था, जो जंगल खत्म हो रहा था, कम हो रहा था, उसको पुनः रिस्टोर करने के लिए ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट लाया गया। ठीक है, समझ गए यहां तक स्टूडेंट्स? अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक जो हमारा है, दूसरा था नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए क्यों जरूरी है? तो कहता है प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल। क्या करता है ये जंगली जीव? क्या करता है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करता है और लाइफ सपोर्ट सिस्टम को भी प्रिजर्व करता है, जैसे एयर, वाटर और सॉइल। जंगल रहेगा तो हमको हवा मिलेगा, पानी जब जितना वन अगर ज्यादा रहेगा, जंगल को आप बचाएंगे तो बारिश भी पर्याप्त मात्रा में होगी, हवा मिलेगा, और मिट्टी को भी जंगल जो है सो जकड़ के रखता है। सॉइल इरोजन से भी जो है सो जंगल बचाता है। अगर जंगल ज्यादा रहेगा तो सॉइल इरोजन कम होगा, पर्याप्त मात्रा में हम लोग को ऑक्सीजन भी मिलेगा। तो इसलिए कहता है कि वाइल्ड लाइफ को बचाना क्यों जरूरी है, वाइल्ड लाइफ को या
फिर जो है सो जंगल को बचाना जरूरी है, क्योंकि ये प्रिजर्व करता है, प्रिजर्व इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड सपोर्ट सिस्टम लाइक एयर वाटर एंड ऑयल। एयर वाटर और ऑयल को सपोर्ट करता है ना। आगे देखिए, प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग। और ये क्या प्रिजर्व करता है, अनेक प्रकार के प्लांट्स को, एनिमल्स को, है ना, ताकि और ज्यादा से ज्यादा जो है सो स्पीसीज जो है सो ज्यादा से ज्यादा पौधों के, जानवरों की प्रजातियां और ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकेगा और ज्यादा से ज्यादा ब्रीड कर सकेगा, है ना। चलिए अगला है तीसरा, IUCN क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। अब इसमें दिया हुआ ये वन्यजीव के स्पीसीज के बारे में बताया है। तो वन्यजीव के जो प्रजातियां हैं, वन्यजीव की प्रजातियों को ये 6 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है नॉर्मल स्पीसीज, दूसरा है इंडेंजर्ड स्पीसीज, तीसरा है वल्नरेबल स्पीसीज, चौथा है इंडेमिक स्पीसीज, रेयर स्पीसीज और एक्सटिंक्ट स्पीसीज। नॉर्मल मतलब हो गया जो नॉर्मली हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, जैसे आपका गाय हो गया, बैल हो गया, ये सब आप देखिए कि ये भी नॉर्मली हर जगह देखने को मिल जाएगा। फिर आपका इंडेंजर्ड मतलब जो खतरा में है, तो है तो लेकिन खतरे में है, मतलब विलुप्त होते जा रहा है ना, तो वो स्पीसीज हो गए। तीसरा है वल्नरेबल स्पीसीज, वो भी विलुप्त होने के कगार में है। फिर इंडेमिक है, रेयर है और एक्सटिंक्ट है। रेयर मतलब हो गया आप देखने को नहीं के बराबर मिलता है, अपवाद में कहीं अगर मिल गया तो नहीं कह सकते हैं। और एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो एकदम पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है, जो प्रजाति अब आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, जैसे डायनासोर। डायनासोर अब आपको कहीं खोजने से भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। अब अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या है, कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स टेकन। क्या क्या इनिशिएटिव्स जो है सो सरकार के द्वारा किया गया। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बाय सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो एक्ट लाया गया, अधिनियम लाया गया, उसके द्वारा देश के या राज्य के विभिन्न हिस्सों में नेशनल पार्क्स बनाया जा रहा है, नेशनल पार्क्स या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जा रहा है। जानवरों को बचाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी अनेक जगह पे नेशनल पार्क बनाया जा रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जा रहा है ना। चलिए तो ये आप देख लिए। अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। अब इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास मतलब जो प्रशासनिक रूप से क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकृत किया गया है जंगल को, वो 3 कैटेगरी में किया गया है। एक है रिजर्व, दूसरा है प्रोटेक्टेड और तीसरा है अनक्लास्ड। रिजर्व है मतलब उसमें आप कोई भी व्यक्ति का प्रवेश नहीं है, कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है, वो रिजर्व है ना। और दूसरा है प्रोटेक्टेड जो सुरक्षित है, उसमें आप जा सकते हैं लेकिन परमिशन लेकर के, वैसे नहीं। और तीसरा अनक्लास्ड है जो एकदम जा सकते हैं, उससे आप उस जंगल को आप यूज कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के जंगल का चर्चा किया गया है कहां पे, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। प्रशासनिक रूप से जंगल का वर्गीकरण 3 कैटेगरी में किया गया है, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड। रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड, ये 3 कैटेगरी में जंगल को बांटा गया है स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को कर दीजिए लाइक, कर दीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए शेयर। धन्यवाद।